ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास आयुर्वेद के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों से जुड़े कई स्रोत हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आज शिरोरोग मतलब सिर के रोगों पर बात करेंगे और दोषों की भूमिका, धातु सारता, ओजस और यहाँ तक कि चेतना की कुछ अलग अवस्थाओं पर भी काफ़ी कुछ है। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत हमें आयुर्वेद की जो जटिल दुनिया है उसकी एक अच्छी झलक देते हैं। आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे खास बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि ये सब चीजें दोष, धातु, ओजस, रोग, ये सब स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के आयुर्वेदिक नजरिए में कैसे फिट होते हैं। ये शरीर को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है ना? बिल्कुल। तो चलिए फिर गहराई में उतरते हैं इन आयुर्वेदिक विचारों की और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं शिरोरोग से। इन दस्तावेजों में 5 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। ये वर्गीकरण ये किस आधार पर किया गया है? इसका क्या मतलब है? देखिए, ये वर्गीकरण जो है ये मुख्य रूप से इस पर आधारित है कि रोग के पीछे कौन सा दोष ज्यादा बिगड़ा हुआ है, किसका असंतुलन है। वातज शिरोरोग का मतलब है कि इसमें वात दोष की प्रधानता है। इसके कारण अक्सर दर्द होता है, ऐसा दर्द जो आता जाता रहता है, कभी तेज, कभी हल्का, कभी चुभने वाला, स्थान भी बदल सकता है। ये वात का स्वभाव है। अच्छा, और पित्तज? उसमें क्या अलग होता है? पित्त तो गर्म होता है। हाँ बिल्कुल। पित्तज प्रकार पित्त दोष के बढ़ने से होता है। तो जैसा आपने कहा, पित्त गर्म है, तीक्ष्ण है, तो लक्षणों में अक्सर जलन या दाह होती है। जैसे सिर में या आंखों में जलन महसूस होना, गर्मी लगना। दर्द के साथ गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। समझ गया। और कफज? कफ तो भारी होता है। जी, कफज शिरोरोग कफ दोष की अधिकता से जुड़ा है। कफ का गुण भारी है, स्थिर है, ठंडा है, तो लक्षणों में सिर में भारीपन लगेगा, सुस्ती सी महसूस होगी, जकड़न हो सकती है, नाक बहना या बंद होना, ये सब मिल सकता है। दर्द अक्सर हल्का होता है पर लगातार बना रहता है। और वो जो बाकी 2 थे, सन्निपातज और कृमिज। सन्निपातज तब होता है जब तीनों ही दोष वात, पित्त, कफ एक साथ बिगड़ जाते हैं। इसमें फिर तीनों के मिले जुले लक्षण दिखते हैं। ये स्थिति ज्यादा गंभीर मानी जाती है, इलाज भी मुश्किल होता है। और कृमिज, जैसा नाम से पता चल रहा है, कीड़ों के कारण, मतलब ये इन्फेक्शन से जुड़ा है, बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासाइट्स के कारण जो सिर दर्द या सिर की समस्याएं होती हैं। इसमें दर्द के साथ कभी-कभी खुजली या जैसे कुछ रेंग रहा हो, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। ये तो काफी विस्तृत वर्गीकरण है। तो क्या ये स्रोत इनके कारणों के बारे में भी कुछ बताते हैं? मतलब निदान जिसे कहते हैं? हाँ, कुछ संकेत तो मिलते हैं। जैसे वातज शिरोरोग के लिए रुक्ष यानी सूखा, ठंडा खाना ज़्यादा खाना या बहुत चिंता करना, उपवास रखना, बहुत ज़्यादा बोलना, ये सब वात को बढ़ाते हैं। इसी तरह पित्तजा के लिए बहुत तीखा, खट्टा या गरम खाना, धूप में ज़्यादा रहना, गुस्सा करना, ये पित्त बढ़ाने वाले कारण हो सकते हैं। और कफज के लिए भारी, मीठा, ठंडा खाना, दिन में सोना, ये सब। या एक और दिलचस्प बात लिखी है कि स्रोतों में कुल 11 प्रकार के शिरोरोगों का भी जिक्र है। ये 5 के अलावा ये संख्या कैसे आई? हाँ, ये 5 दोष आधारित वर्गीकरण के अलावा है। ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में लक्षणों की, मतलब जो खासियत है, उसके आधार पर और भी भेद किए गए हैं। इन 11 प्रकारों में शायद अर्धाव भेदक यानी आधे सिर का दर्द, माइग्रेन जैसा, सूर्यावर्त जिसका दर्द सूरज के साथ घटता बढ़ता है, शंखक कनपटी में तेज दर्द वाला, अनंतवात, ऐसे और भी खास प्रकार शामिल होंगे। ये दिखाता है कि आयुर्वेद सिरदर्द को बस एक लक्षण नहीं मानता, बल्कि उसके पीछे के दोष, कारण, लक्षणों की बारीकियों को कितनी गहराई से देखता है। तभी तो सही इलाज हो पाता है। ये वाकई में बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है। अच्छा, चलिए अब अगले विषय पर आते हैं। दोष विकृति विज्ञान। स्रोतों में 62 प्रकार के दोष विकारों का उल्लेख है। ये संख्या तो बहुत बड़ी लगती है। इसके पीछे का क्या आधार है? हाँ, 62 की संख्या पहली बार सुनने में थोड़ी जटिल लग सकती है। इसका आधार है दोषों के अपने जो गुण हैं, जैसे वात का रूखापन, हल्कापन, चलना, पित्त की गर्मी, तीखापन, कफ का भारीपन, चिकनाई। जब इन गुणों में अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं, वो घटते हैं, बढ़ते हैं, तो उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से शरीर, मन और यहाँ तक कि वाणी पर भी अलग अलग तरह के विकार पैदा होते हैं। इन स्रोतों के हिसाब से ऐसा लगता है कि इन 62 विकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। शारीरिक स्तर पर 13 प्रकार के विकार, मानसिक स्तर पर 25 और वाणी के स्तर पर भी 25।
इन सब को मिलाकर ही 62 की संख्या बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और वाणी के स्तर को भी शामिल किया गया है। ये आयुर्वेद का वो होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है। बिल्कुल, यही तो आयुर्वेद की खूबी है। शरीर, मन, वाणी ये सब जुड़े हुए हैं। दोष बिगड़ेंगे तो असर तीनों पर दिख सकता है। इसके अलावा एक और वर्गीकरण का भी जिक्र है जिसमें 18 प्रकार के दोष भेद बताए गए हैं। इसमें देखिए, प्राकृत 3 मतलब दोषों की सामान्य संतुलित अवस्था, विकृत 3 यानी उनकी बिगड़ी हुई अवस्था, फिर शारीरिक 5 शरीर पर दोषों के खास प्रभाव और मानसिक 10 मन पर दोषों के खास प्रभाव। तो आप देख रहे हैं दोषों को कितने अलग अलग लेवल पर देखा जा रहा है। उनकी नॉर्मल स्थिति, बिगड़ी हुई स्थिति, शरीर पर असर, मन पर असर, ये सब सही निदान के लिए जरूरी है। सचमुच ये बहुत ही व्यवस्थित और डिटेल्ड है। अच्छा, अब शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, धातु, उन पर आते हैं। स्रोत में धातु सारता की एक तालिका दी गई है। ये सारता क्या है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? सारता का मतलब है सार या उत्कृष्टता, एसेंस या एक्सीलेंस कह सकते हैं। धातु सारता हमारी 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र की जो जन्मजात क्वालिटी है उसको दर्शाती है। ये एक तरह से किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक बनावट, उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ, उसके रोगों से लड़ने की क्षमता का एक इंडिकेटर है। ऐसा माना जाता है कि ये काफी हद तक जन्म से ही तय होता है और व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य की नींव रखता है। तो इस तालिका में जो लक्षण दिए हैं उनसे हम किसी की सारता का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल, तालिका में हर धातु की उत्तम सारता के खास लक्षण बताए गए हैं। जैसे स्रोत बताते हैं कि जिसकी त्वक सारता अच्छी होती है, यानी त्वचा की क्वालिटी जो रस धातु पर निर्भर करती है, उसकी त्वचा स्निग्ध यानी स्मूथ होगी, मुलायम होगी, साफ होगी, चमकदार होगी। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर सुखी और भाग्यशाली माने जाते हैं। इसी तरह जिसकी रक्त सारता अच्छी है, उसके कान, आंखें, मुंह, जीभ, नाक, होठ, हाथ पैर के तलवे, इनमें एक अच्छी लाली दिखेगी, चमक दिखेगी। ये अच्छे रक्त धातु की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को गर्मी सहने वाला और उत्साही बताया गया है। अच्छा, और बाकी धातुओं के बारे में? इसी तरह उत्तम सारता वाले का शरीर मजबूत, स्थिर, गठीला होता है। वे क्षमाशील, धैर्यवान होते हैं। उत्तम मेद सारता वाले की आवाज, आंखों में, बालों में, नाखूनों में एक खास चिकनाई होती है। उत्तम अस्थि सारता वाले का शरीर मजबूत हड्डियों और जोड़ों वाला होता है। वे मेहनती होते हैं। उत्तम मज्जा सारता वाले बलवान, मीठा बोलने वाले और लंबी आयु वाले होते हैं। और उत्तम शुक्र सारता वाले सौम्य, आकर्षक, बलवान और संतानवान होते हैं। इन लक्षणों से व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमता और स्वास्थ्य की प्रवृत्ति का पता चलता है। ये जानना पर्सनल हेल्थ एडवाइस और लाइफस्टाइल तय करने में मदद कर सकता है। समझ गया। तो ये सिर्फ शरीर की बनावट नहीं बल्कि स्वभाव और क्षमताओं से भी जुड़ा है। एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र है वो है ओजस। इसके बारे में ये स्रोत क्या कहते हैं? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ओजस आयुर्वेद की बहुत ही सेंट्रल अवधारणाओं में से एक है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे सभी 7 धातुओं का परम सार माना जाता है, उनका सबसे आखिरी और सबसे अच्छा प्रोडक्ट। ये हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी वाइटल एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी की ताकत और हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। आप इसे शरीर का बल या एनर्जी रिजर्व समझ सकते हैं। स्रोतों में इसके 2 प्रकार बताए हैं, परोजस और अपरोजस। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण भेद है। पर ओजस को श्रेष्ठ या मुख्य ओजस माना जाता है। स्रोतों के अनुसार ये हृदय में रहता है और इसकी मात्रा बहुत ही कम, सिर्फ 8 बूंदें अष्टबिंदु बताई गई है। ये जीवन बने रहने के लिए अनिवार्य है। अगर ये नष्ट हो जाए तो मृत्यु निश्चित है। दूसरी तरफ है अपर ओजस, जिसे श्लेष्मिक ओजस भी कहते हैं। ये मात्रा में ज्यादा होता है, लगभग आधा अंजलि भर, और ये पूरे शरीर में फैला रहता है, सभी टिश्यूज और अंगों को पोषण और बल देता है। ये पर ओजस से कम श्रेष्ठ है, लेकिन शरीर के रोजमर्रा के कामकाज और इम्यूनिटी के लिए यही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। स्रोत साफ कहते हैं कि ओजस ही वो तत्व है जिसके बल से प्राणी बलवान होता है। यद बलेन प्राणी बलवान भवति। तो अगर ओजस कम हो जाए, ओजक्षय जिसे कहते हैं, तो क्या होता है? इसके लक्षण भी बताए हैं क्या? बिल्कुल। स्रोतों में ओजस के क्षय, व्यापद यानी विकृति या विसृंस यानी शिथिलता के लक्षण काफी विस्तार से बताए गए हैं। इससे पता चलता है ये कितना महत्वपूर्ण है। ओजस के लक्षणों में शामिल है बेवजह डर लगना, भय, लगातार चिंता करना, शारीरिक और मानसिक कमजोरी या थकावट, दुर्बलता।
इंद्रियों का ठीक से काम न करना, उनमें ढीलापन आना, जैसे देखने सुनने में कमी, शरीर की चमक या कांति का फीका पड़ जाना, मन में रूखापन या निराशा, और गंभीर मामलों में चेतना का लोप या मूर्छा। ये लक्षण दिखाते हैं कि ओजस का कम होना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी कितनी गहराई से प्रभावित करता है। इसीलिए आयुर्वेद में ओजस को बढ़ाने और उसे बचाए रखने पर बहुत जोर दिया जाता है। ये तो सचमुच जीवन का सार तत्व लगता है। आपने ओजस क्षय से चेतना में कमी का जिक्र किया, और श्रोत चेतना की कुछ और खास अवस्थाओं पर भी बात करते हैं। मद, मूर्छा और संन्यास, ये तीनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें क्या बारीक अंतर है? हाँ, है तो ये तीनों चेतना के ही अलग अलग लेवल के विकार, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर उनके कारण, लक्षण और वो कितने गंभीर हैं इस आधार पर। मद का मतलब है एक तरह का नशा या अहंकार की स्थिति। ये अक्सर शराब या दूसरे नशीले पदार्थों से होता है, या फिर मानसिक गुणों रजस और तमस के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से। इसमें व्यक्ति का बर्ताव अजीब हो जाता है, बुद्धि कंफ्यूज्ड हो जाती है, वो सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। ये मुख्य रूप से बुद्धि और मन पर असर डालता है, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह बेहोश नहीं होता। अच्छा, और मूर्छा इससे कैसे अलग है? मूर्छा का मतलब है बेहोशी, फेंटिंग। ये आमतौर पर पित्त दोष और तमस गुण के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से होती है, हालांकि वात और कफ भी शामिल हो सकते हैं। इसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से जैसे कट जाता है, उसे कुछ महसूस नहीं होता और वो गिर पड़ता है। चेतना चली जाती है पर अस्थायी रूप से। ये स्थिति अक्सर थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाती है, या पानी के छींटे मारने जैसे उपायों से व्यक्ति होश में आ जाता है। खास बात यह है कि मूर्छा में दिल की धड़कन सामान्य रूप से चलती रहती है। तो फिर संन्यास क्या है? ये सबसे गंभीर लगता है। हाँ, संन्यास इन तीनों में सबसे गहरी, सबसे गंभीर और खतरनाक अवस्था है। इसे आप मॉडर्न मेडिसिन में कोमा जैसा समझ सकते हैं। स्रोतों में इसे काष्ठभूत या मृतोपम कहा गया है, मतलब लकड़ी जैसा या मरे हुए जैसा। इसमें व्यक्ति बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति, जैसे जोर से आवाज देना या चिकोटी काटना, बिल्कुल अनुत्तरदायी, मतलब अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। ये केवल दोषों के बहुत ही ज्यादा और गंभीर रूप से बिगड़ जाने के कारण होता है। संन्यास की अवस्था से व्यक्ति को होश में लाना बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन माना जाता है, और अक्सर ये मृत्यु का संकेत होता है। तो संक्षेप में कहें तो मद बुद्धि को, मूर्छा चेतना को अस्थायी रूप से, और संन्यास जीवन की क्रियाओं को ही गंभीर और स्थायी रूप से प्रभावित करता है। ये अंतर जानना वाकई महत्वपूर्ण है, खासकर गंभीरता समझने के लिए। अब कुछ खास बीमारियों पर आते हैं। स्रोतों में प्रमेय पीड़िका का जिक्र है। ये क्या होती हैं? ऐसी फुंसियां, फोड़े या घाव हैं जो अक्सर प्रमेय रोग की कॉम्प्लिकेशन के तौर पर पैदा होते हैं। प्रमेय आयुर्वेद में एक बड़ा शब्द है जिसमें मूत्र से जुड़े विकार आते हैं, जिनमें ज्यादा या असामान्य यूरिनेशन होता है। मॉडर्न मेडिसिन में जिसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, वो भी प्रमेय के अंदर ही आता है। एक खास बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि ये पीड़िकाएं या फोड़े अक्सर मांस वाली जगहों पर, जैसे कूल्हों पर, पीठ पर, कंधों पर, बिना किसी बाहरी चोट या घाव के ही निकल आते हैं। ये डायबिटीज के मरीजों में होने वाले डायबिटिक कार्बंकल या एब्सेस जैसे होते हैं। क्या इनके भी अलग अलग प्रकार बताए गए? हाँ, स्रोतों में 7 या कुछ ग्रंथों में 10 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाओं का जिक्र मिलता है। इनके नाम अक्सर उनकी शक्ल, साइज या खासियत पर आधारित होते हैं। जैसे शराविका, जो मिट्टी के प्याले जैसी बीच में गहरी और किनारों पर उठी हुई हो। कच्छिपिका, कछुए की पीठ जैसी सख्त और फैली हुई। जालिनी, जिसमें कई छोटे छोटे छेद हों, जाल जैसी। शर्षिपिका, सरसों के दाने जैसी छोटी फुंसियां। अलजी, जिसमें तेज दर्द और जलन हो। विनीता, नीले रंग की, बड़ी और धसी हुई। और विद्रधि, जो एक बड़े फोड़े या एप्सिस का रूप ले ले। ये वर्गीकरण उनकी गंभीरता और इलाज को समझने में मदद करता है। आपने विद्रधि का जिक्र किया। क्या विद्रधि यानी एब्सिस के बारे में और भी जानकारी मिलती है इन स्रोतों में? हाँ, विद्रधि का एक सामान्य रोग के रूप में भी वर्णन है, जो प्रमेय से जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। विद्रधि का मतलब है एक गहरा फोड़ा या मवाद का जमाव। स्रोत बताते हैं कि यह शरीर के बाहरी और अंदरूनी दोनों हिस्सों में हो सकती है। अंदरूनी विद्रधि के स्थान बताए गए हैं, जैसे गुदा के पास, वस्ती यानी मूत्राशय के एरिया में, नाभि के पास, पेट के किनारों पर, जांग और पेट के जोड़ पर, गुर्दे में, लिवर में, स्प्लीन में और हृदय में। क्या इनके ठीक होने या न होने के बारे में भी कुछ बताया गया है? प्रोग्नोसिस जिसे कहते हैं, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों साध्य यानी इलाज योग्य और असाध्य यानी लाइलाज विद्रुधि के बीच साफ अंतर करते हैं।
उदाहरण के लिए जो विद्रुधि मर्म स्थानों पर यानी शरीर के वाइटल पॉइंट्स जैसे हृदय, नाभि या सिर में होती हैं या जिसमें तीनों दोषों के लक्षण हो, उसे असाध्य माना जाता है। इसी तरह अंदरूनी अंगों जैसे लिवर या स्प्लीन में होने वाली विद्रुधि का इलाज भी बहुत मुश्किल होता है। कुछ विद्रुधि पकने के बाद फूट जाती हैं और उनसे स्राव निकलता है। ये स्राव किस रास्ते से निकल रहा है, मुंह से, गुदा से या मूत्रमार्ग से, उसके आधार पर भी उनका वर्गीकरण है। ये सारी जानकारी रोग की गंभीरता और इलाज की दिशा तय करने में सहायक होती है। ठीक है, अंत में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, दोष गति। स्रोतों में इसका उल्लेख है। ये समझना क्यों जरूरी है कि रोग शरीर में कैसे बढ़ते हैं, फैलते हैं। दोष गति का सीधा मतलब है दोषों की चाल, उनकी दिशा या मूवमेंट। इसे समझना आयुर्वेद में रोगों की उत्पत्ति और उनके फैलने की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। जब दोष बिगड़ते हैं तो वो अपनी सामान्य जगह से हटकर शरीर के दूसरे हिस्सों में जा सकते हैं और वहां रोग पैदा कर सकते हैं। स्रोत मुख्य रूप से 3 तरह की गति बताते हैं जो फैलने की दिशा दिखाती हैं। पहली अधः गति यानी नीचे की ओर चाल, जैसे दस्त लगना। दूसरी ऊर्ध्व गति यानी ऊपर की ओर चाल, जैसे उल्टी होना। और तीसरी तिर्यक गति यानी तिरछी या साइड की दिशा में चाल, जैसे त्वचा रोग या शरीर के एक तरफ फैलने वाला दर्द। क्या केवल दिशा के आधार पर ही गति होती है या और भी प्रकार हैं? दिशा के अलावा 2 और बेसिक प्रकार की गतियां बताई गई हैं। एक है प्राकृत गति। ये दोषों की सामान्य, नेचुरल और बैलेंस्ड चाल है जो सेहत के लिए जरूरी है, जैसे अपान वायु का मल मूत्र को नीचे ले जाना प्राकृत अधः गति है। और दूसरी है वैकृत गति। ये दोषों की असामान्य, बिगड़ी हुई चाल है जो रोग पैदा करती है, जैसे अपान वायु का ऊपर की ओर जाना जिससे डकार या हिचकी आए, ये वैकृत गति है। इसके अलावा एक और थोड़ी जटिल लेकिन महत्वपूर्ण चीज है आश्यापकर्ष गति, जिसके 10 प्रकार बताए हैं। इसमें एक ताकतवर बढ़ा हुआ दोष दूसरे कमजोर दोष को उसकी अपनी जगह से खींचकर या धकेलकर कहीं और ले जाता है। इससे रोग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे बढ़ा हुआ वात पित्त को उसकी जगह से खींचकर कहीं और ले जाए और फिर वात पित्त के मिले जुले लक्षण पैदा करे। ये तो काफी जटिल है, लेकिन रोगों के विकास को समझने में मददगार लगता है। ये सब ऋतुओं यानी मौसमों से कैसे जुड़ता है? स्रोतों में ऋतु संधि का भी जिक्र है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कनेक्शन है। आयुर्वेद में इसे स्वास्थ्य बनाए रखने की चाबी माना जाता है। ऋतु संधि का मतलब है 2 ऋतुओं के बीच का समय, जब एक मौसम जा रहा होता है और दूसरा आ रहा होता है। इन स्रोतों के अनुसार और आयुर्वेद के सामान्य सिद्धांत के अनुसार भी अलग अलग मौसमों में वातावरण में बदलाव के कारण हमारे शरीर में दोषों का घटना बढ़ना स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इसे 3 स्टेज में समझा जाता है। पहला चय, संचय, यानी दोषों का अपनी जगह पर धीरे धीरे जमा होना, एक्यूमुलेशन। दूसरा प्रकोप, यानी जमा हुए दोषों का बहुत बढ़ जाना और फैलने के लिए तैयार होना, एग्रावेशन। और तीसरा प्रशम, यानी बढ़े हुए दोषों का स्वाभाविक रूप से या उपायों से शांत हो जाना, पैसिफिकेशन। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं कि किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है? हाँ, जैसे आमतौर पर यह माना जाता है कि गर्मी में वात का चय होता है और बरसात में उसका प्रकोप होता है। बरसात में पित्त का चय होता है और पतझड़ में उसका प्रकोप होता है। सर्दी में कफ का चय होता है और बहार में उसका प्रकोप होता है। और फिर प्रकोप के बाद वाली ऋतु में दोषों का स्वाभाविक प्रशम भी होता है, अगर हम सही खान पान रखें। दोषों की इस नेचुरल रिदम को, उनकी इस गति को और खासकर ऋतु संधि यानी मौसम बदलने के समय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समय शरीर बीमारियों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने खान पान और लाइफस्टाइल को मौसम के हिसाब से बदल लें तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। तो आज हमने आयुर्वेद के कई गहरे और आपस में जुड़े हुए विचारों को समझा। शिरो रोग के प्रकार और उनके कारण, दोषों के इतने सारे बारीक भेद, शरीर की क्वालिटी यानी धातुसारता, जीवन की ऊर्जा ओजस, चेतना की अलग अलग अवस्थाएं, प्रमेह पीड़िका और विद्रधि जैसी बीमारियां, और अंत में दोषों की गतियां और मौसमों से उनका संबंध। ये बिल्कुल साफ है कि ये सब कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हैं और स्वास्थ्य व रोग की एक बहुत ही डिटेल्ड और होलिस्टिक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि दोषों, धातुओं, ओजस और उनकी गतियों का ये जो इतना डिटेल्ड विश्लेषण है, वो सिर्फ बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने का ही फ्रेमवर्क नहीं देता,
बल्कि इससे कई ज्यादा ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में और बदलते मौसमों के साथ तालमेल बिठाकर एक्टिवली अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी देता है। खासकर ऋतु संधि के समय दोषों के बढ़ने घटने की इस नेचुरल गति को समझना हमें पहले से ही सावधान होकर अपने खाने पीने रहने सहने में जरूरी बदलाव करने के लिए गाइड करता है, ताकि हम मौसम के असर से बच सकें, संतुलन बनाए रख सकें। शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है कि शरीर की इन अंदरूनी लय और बाहरी माहौल के बीच के इस गहरे संबंध को समझकर हम आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं। कैसे ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।